अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल तो वैसे दौर चल रहा है कि हर बंदा वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे। लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को बुला रहे हैं कि भाई यूरोप में आ जाएं, यूरोप में जर्मनी में आ जाएं। पुर्तगाल का आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है, इटली में है, स्पेन है। बात तो लोग हर जगह की कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा की कर रहे हो या अमेरिका की कर रहे हो, यानी कि जहाँ पे जिसका दिल कर रहा है वहाँ की बात बता रहा है कि यहाँ पे फ़ौरन आ जाओ बस। मैं हैरान हो गया उस वक्त जब मैंने देखे क्लिप्स वगैरह, लोगों के सवाल सुने कि लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा और वो वर्क वीज़ा में चेंज हो जाएगा। ये इतना बड़ा स्कैम है और मैं सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये लोग कैसे ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे बंदे की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं। यानी कि जो विजिट वीज़ा का कंसेप्ट है वो तो होता ही 3 महीने के लिए या मैक्सिमम 6 महीने के लिए। बहुत कोई रेयर चांसेस होंगे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ होंगी जो 6 महीने के लिए वीज़ा दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो विजिट वीज़ा देता है वो अमेरिका देता है, जो कि सबसे ज़्यादा लंबा होता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है। कनाडा भी थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा अरसे के लिए विजिट वीज़ा दे देता है। लेकिन जो मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो तो वीज़ा ही सिर्फ 3 महीने का देते हैं। विजिट वीज़ा जो है, जो विजिट वीज़ा है किसी भी कंट्री का, वो जॉब सर्च वीज़ा में चेंज नहीं हो सकता। ये किसी भी कंट्री का ऐसा रूल नहीं होता कि वो जॉब सर्च वीज़ा में चेंज कर दें। हाँ, ये पॉसिबल है कि अगर कोई आप किसी भी कंट्री में हो विजिट पे और वहाँ पे आपको कोई जॉब ऑफ़र कर दे, तो फिर वो आपको जो विजिट वीज़ा है उसको चेंज करके वर्क वीज़ा में चेंज कर दें। वो भी नॉर्मली, वैसे जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ होती हैं ऐसा करती नहीं है। वो कहते हैं जी कि आप अपने मुल्क में वापस जाएँ और वहाँ जाके दोबारा जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे एक केस में एक जाने वाली है, वो लड़की वो इटली में स्टडी कर रही थी और उसके बाद उसे जर्मनी में जॉब ऑफ़र हो गई। अब आई डोंट नो जर्मनी और इटली के दरमियान क्या क्राइसिस है, ये क्या नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसे अलाउ ही नहीं किया कि वो इटली से डायरेक्ट जर्मनी में जॉब वीज़ा नहीं अप्रूव नहीं कर रहे थे। अब वो लड़की दोबारा वापस गई, टर्की गई और वहाँ जाके उसने जर्मनी के लिए अपना जॉब वीज़ा अप्लाई किया, तो उसके बाद जर्मनी में आई है। फ़र्ज़ करो लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं जी कि पुर्तगाल में आ जाओ, वहाँ पे जॉब बड़ी आसानी से विजिट वीज़ा मिल रहे हैं और उसके बाद जॉब्स भरी पड़ी हैं। मैं वैसे हैरान हूँ कि ऐसे लोग कैसे कह सकते हैं। अव्वल तो 3 महीने का आपके पास वीज़ा होगा, आप पुर्तगाल आते हो तो वहाँ पे तो लैंग्वेज ही पोर्टुगीज़ है, स्पेनिश भी बोली जाती है, पोर्टुगीज़ भी बोली जाती है। तो अव्वल तो जो पाकिस्तान से, इंडिया से लोग आ रहे हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हैं, या मैक्सिमम वो क्या करेंगे जी, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकें। तो जब तक आप लोकल लैंग्वेज ही वहाँ की नहीं जानते तो कोई आपको कैसे वहाँ पे कोई भी जॉब ऑफ़र कर सकता है। और जॉब भी वैसे वहाँ पे कौन सी ऑफ़र करेगी। या खुदा न खासा ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ने कोई ब्लैक में काम करवाना हो, वो किसी रेस्टोरेंट में हो या किसी और जगह पे, तो ये तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, रिस्की हो सकता है, आपके फ्यूचर को रिस्क में डाल सकता है। वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है तो उसके बाद तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं कि आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, तो कोई आपको जॉब ऐसे क्यों ऑफ़र करेगा। या तो आपके पास ये भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन है, आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या कोई और प्रोफेशनल आपने डिग्री की हुई है मैनेजमेंट साइंसेज से, और उस फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे कंट्री में जॉब्स अवेलेबल हैं, तो फिर भी सेंस बन सकती है। लेकिन ऐसे केसेस 100 में से सिर्फ 3 से 4-5 केसेस होते हैं जिनकी लक इतनी अच्छी हो कि वो विजिट वीज़ा पे कहीं गए हुए हैं और वो वहाँ पे जॉब तलाश करना स्टार्ट कर दें और उनकी जॉब हो जाए। अब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मुझे किसी ने क्लिप शेयर किया जिसने मुझे मैसेजेस किए कि भाई हमें आप जर्मनी का भी विजिट वीज़ा करवा के दें ताकि उसके बाद हम यहाँ पे आके जॉब सर्च करना तलाश कर लेंगे। तो भाई जर्मनी की तो आप बात भूल जाओ, यहाँ पे रूल बहुत ज़्यादा टाइट हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ठीक है, ये यूरोप में वन ऑफ द टफेस्ट कंट्री इन यूरोप, जर्मनी में जितने रूल्स टफ हैं, और ऐसे मामलात में लोग कम ही जॉब ऑफ़र करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपनी पूरी कंपनी को किसी एक बंदे के लिए रिस्क पर लगा ही नहीं सकते। और जो क्लिप मुझसे शेयर किया था वो था बुल्गारिया का, कि लोग बुल्गारिया के विजिट वीज़ा के लिए मशवरे दे रहे हैं लोगों को, जी आप यहाँ पे आएँ और उसके बाद चूँकि बुल्गारिया कनेक्टेड है रोमानिया के साथ, तो वहाँ से रोमानिया आ जाएं और उसके बाद आप लोग हंगरी आ जाएं या ऑस्ट्रिया आ जाएं या जर्मनी आ जाएं। या उसके बाद कुछ लोग हैं जो पुर्तगाल के वीज़े बहुत ज़्यादा शौक से बांट रहे हैं या इटली के वीज़े बांट रहे हैं कि विजिट वीज़ा लेके आप लोग इटली चले जाओ, पुर्तगाल चले जाओ और उसके बाद वहाँ जाके वीज़ा चेंज करवा लेना। तो भाई अल्लाह के बंदो, ऐसा काम ना करना, खुदा का नाम लो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना कर लेना। ऐसा बिल्कुल ना करो, क्योंकि इस तरह आप अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुँचा लोगे, आप अपना कोई फ़ायदा नहीं करोगे। और अगर आप पुर्तगाल में या इटली में आ भी जाते हो, विजिट वीज़ा पे आ जाते हो, और इमेजिन करो आपकी लक बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आपको कोई जॉब भी मिल गई,
तो आपको पता है वहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है? जो कि नॉर्मल सिंपल जॉब्स हैं उनकी सैलरी वहाँ पे 6 से 700 यूरो होती है मैक्सिमम, 800 यूरो मैक्सिमम आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगी। अब आप इमेजिन करो 800 यूरो या 700 यूरो आपको सैलरी मिल रही है एक महीने की, उसके बाद 3 से 400 यूरो तो वहाँ पे रहने का खर्चा है, 2 से 250 यूरो आपके खाने पीने का खर्चा है, ज़िंदा भी तो रहना ना, खाना खाना ही है। 800 यूरो भी आपने कमा लिया है और उसके बाद आपकी अपनी रहाइश पे, आप अपने अपने एक्सपेंसेस पे वहाँ पे 600 यूरो खर्च हो गया है या 700 यूरो खर्च हो गया है, तो बचत क्या हुई? तो अगर बचत ही नहीं हो रही तो फिर आप यूरोप आने का मकसद क्या है आपका? यानी कि मकसद तो यही है ना कि भाई आपने पैसे कमाने हैं, कुछ पैसे आप अपनी ज़ात पे खुद खर्च करोगे और कुछ पैसे ज़ाहिर बात अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान में भेजोगे। तो अगर ये कर ही नहीं सकोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा? इसलिए ब्रदर ये काम बिल्कुल ना करो, अपने फ्यूचर को इस तरह रिस्क में ना डालो। इटली में, रोमानिया में, पुर्तगाल में, बुल्गारिया में या साइप्रस में आप, या ग्रीस में भी आप आओ, ज़रूर आओ, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लेके ना आओ कि जी आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाओगे और उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। हज़ारों लोग वहाँ पे ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं और बल्कि अब तो 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज किया, हालांकि मैं कोई पॉपुलर यूट्यूबर नहीं हूँ या मुझे कोई लोग जानते भी नहीं इतने ज़्यादा, उसके बावजूद मुझे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हम यहाँ हैं पुर्तगाल में हैं और हमें प्लीज़ जर्मनी बुला लें। भाई मैं जर्मनी में बिल्कुल नॉर्मल एक इंसान हूँ जिस तरह बाकी लोग हैं, तो मैं कैसे किसी को जर्मनी बुला सकता हूँ अपने बिहाफ पे? कोई बंदा किसी को धोखा देने के लिए तो बुला सकता है। इसलिए मेरा मैसेज आप लोगों का है कि जो भी आप लोगों को इस तरह के वीज़ा सेल कर रहे हैं और कहानियाँ सुना रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप पे रहम करो। आप पहले वहाँ पे पाकिस्तान से 5-7-10 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पे आओगे और उसके बाद यहाँ आके परेशान होना स्टार्ट कर दोगे, और फिर अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वापस जाने को भी आपको दिल नहीं कर रहा होगा कि भी पैसे भी खर्च किए हैं यहाँ पे आके और कोई काम भी नहीं बन सका, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद कोई खुदा न खास आपको मशवरा दे देगा कि असाइलम अप्लाई कर दो इन कंट्रीज़ में, तो भाई ये बात भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पे असाइलम वाली वो चीज़ें हैं जो पहले 10 साल या 15 साल पहले हुआ करती थी। जर्मनी में 2023 में लोगों ने जहाज़ भर भर के लोगों को वापस अपने मुल्कों में भेजा है कि जाओ जहाँ से आए हो, चाहे उनके पास पासपोर्ट था या नहीं था। वो जैसे भी उन लोगों ने उनके केस वाइंड अप किए और उसके बाद उन लोगों को वापस भेजना स्टार्ट किया। सिर्फ 2023 में इटली में 1 लाख से ज़्यादा लोग आए, सिर्फ 2023 में, जो इटली में रजिस्टर हुए थे। और उसके बाद वो कोशिश करते हैं, कुछ लोग इटली में रुक जाते हैं, या जो ग्रीस में आए वो तो अलग हैं। और ग्रीस वाला वो बड़ा फेमस किस्सा भी आपको याद है अनफॉर्चुनेटली, कोई 2-3 महीने 4 महीने पहले, जब वो कश्ती वहाँ पे डूब गई थी और तकरीबन 600-700 लोग वहाँ पे फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो अब इटली ने बाइकआउट किया हुआ है, बल्कि क्रैक डाउन किया हुआ है असाइलम सीकर्स के ऊपर कि भाई गवर्नमेंट कहाँ से लोगों को इतना पैसा देती रहे। असाइलम सीकर के केस में होता ये है कि वो आपको रूम अलॉट कर देते हैं कि जिसमें आपने रहना है। एक रूम में 3-3, 4-4 लोग, 5-5 लोग, बल्कि इससे ज़्यादा लोग भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रूम कितना बड़ा है, या डबल बेड लगे होते हैं तो उसमें आपने रहना है। आपका डेडिकेटेड एरिया होता है कि इस एरिया के बाहर आप नहीं जा सकते। या फ़र्ज़ करो आप अपनी सिटी को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते जब तक आपका केस का कोई फ़ैसला नहीं होता, ये भी पाबंदी यहाँ पे होती है। उसके बाद आपको महीने के 100-150 यूरो या 200 यूरो वो आपको देते हैं खाने पीने के लिए कि ठीक है आपने ज़िंदा रहना है तो ये खाओ पियो, और जब तक आपका फ़ैसला नहीं होता आपने इसी एरिया में रहना है, और कोई काम करने की आपको इजाज़त नहीं होती। असाइलम्स को जॉब देते हुए पहले बंदा 100 बार सोचता है, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट है, चाहे कोई इसने ड्राइवरी आपसे करवानी है या कोई भी काम करवाना है, तो वो पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि सिर्फ एक बंदे को जॉब देने के लिए वो अपनी कंपनी को रिस्क पे लगा रहा है। खुदा न खासा वो पकड़ा गया तो ये पाकिस्तान इंडिया नहीं है कि जी थोड़े पैसे मामला दे दिला के तो मामला सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे कंपनी बंद हो जाती है और यहाँ पे ठीक ठाक फाइन होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा आप लोगों के लिए रिस्क लेगा जी कि वो एक बंदे को हायर करने के लिए अपनी कंपनी को दाव पे लगाए। और ना असाइलम सीकर की उस तरह की भी ज़िंदगी होती है। बल्कि जुलाई में एक इंसिडेंट हुआ था फ्रांस के बॉर्डर पे, इटली से लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए इलीगली फ्रांस में दाखिल हो रहे थे, तो वहाँ पे उनका आपस में कुछ थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया और फिर पुलिस ने फायरिंग की और वहाँ पे लोग मर भी गए। ये खबर वैसे पहले मीडिया पे आई थी, उसके बाद उन लोगों ने मीडिया से ये खबर रिमूव कर दी, लेकिन अब उसके बाद एनालिसिस ये भी था कि लोगों ने बाइकआउट इस तरह स्टार्ट किया हुआ है कि बिल्कुल क्रैक डाउन है कि किसी असाइलम सीकर को कोशिश करनी है कि यूरोप के अंदर दाखिल ही नहीं होने देना, क्योंकि यूरोप के अंदर वो आ जाते हैं तो फिर वो ह्यूमन राइट्स के चक्करों में असाइलम सीकर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद एट दी एंड वो गवर्नमेंट पे बोझ बनता है। और मिलियंस की तादाद में यहाँ पे लोग हैं जो असाइलम सीकर वीज़ा पे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे होता है और 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल वैसे गुजार देते हैं और कोई उनका फ़ायदा नहीं होता, ज़िंदगी को उस तरह अपनी बेहतर कर ही नहीं पाते।
हाँ, कुछ लोग खुश नसीब होते हैं कि अगर उनको कोई पोजीशन ऐसी मिल जाए कि वो हाउस बिल्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग उसको बोलते हैं, वो स्टार्ट कर दें तो वो रिलेटिवली बेहतर हो जाती है उनकी ज़िंदगी। वीज़ा लेके किसी दूसरे मुल्क में आना और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना जी कि आपको जॉब मिल जाएगी फ़ौरन, लैंग्वेज के बगैर जॉब मिल जाएगी, ये तो मैं बड़ा सरप्राइजिंग हूँ यार। लैंग्वेज के बगैर कोई आपको जॉब कैसे दे देगा भाई? जहाँ पे भी आपने काम करना है, बेशक वो कोई छोटे से छोटा काम करना है, रेस्टोरेंट में काम करना है, तो जब तक आप बात ही नहीं कर सकोगे, वो आपको समझा ही नहीं सकेगा, तो कैसे काम चलेगा? स्टूडेंट वीज़ा पे अगर कोई आया हो या वैसे जॉब सर्च वीज़ा पे आया हो तो उसके लिए भी लैंग्वेज चैलेंज तो होता है, लेकिन उस केस में उसके पास पीस ऑफ माइंड होता है, सेटिस्फेक्शन होती है कि उसके पास एक लीगल वीज़ा है और उसे कोई भी बंदा, कोई भी पुलिस वाला रोक के पूछ नहीं सकता जी कि तुम किस वीज़ा पे क्या काम कर रहे हो। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आए हुए हो तो जाहिर बात है आप स्टडी भी करोगे, आपको जॉब भी अलाउ होती है, आप लैंग्वेज भी सीखोगे, आप बिल्कुल लीगली काम कर रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप आए हुए हो विजिट वीज़ा पे आए हुए हो और उसके बाद आप कंपनीज़ में इंटरव्यू दे रहे हो, तो कोई खुदा ना खासा जानबूझ के आपकी शिकायत लगा देगा कि ये बंदा ये काम कर रहा है यहाँ पे, तो वो तो बिल्कुल इलीगल है और आप मुश्किल में आ सकते हो, बल्कि आप बैन हो सकते हो। ऐसा आपने कोई प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं की हुई, आपने कोई इंजीनियरिंग या कोई डॉक्टर या कोई मैनेजमेंट साइंसेज या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास नहीं है, उसके बावजूद भी आपको डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास कोई भी स्किल है, वो इलेक्ट्रिशियन की कोई स्किल हो, वो प्लम्बरिंग की हो, वो आप मैकेनिक का कोई काम जानते हो, गाड़ियों का मैकेनिक आप हो, या और भी कोई भी आपके पास स्किल है, तो जर्मनी में ख़ास तौर पे या और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो आपको 2 साल का 1 साल का डिप्लोमा करवाते हैं और उसके बाद आप बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर सकते हो, अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ये तो खैर टॉपिक की और है, उस पर मैंने इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा बात करूँगा कि क्या क्या रीज़न्स हैं और क्या क्या परेशानियाँ हैं सिर्फ पाकिस्तान में हालात ख़राब होने की वजह से, यहाँ यूरोप में भी जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए। खैर ये टॉपिक अलहदा है, इस पर मैं दोबारा किसी और दिन बात करूँगा, लेकिन कहने का मकसद कि वहाँ पे लोग परेशानियाँ देख के तो मूव होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मूव फिर इस तरीके से आप हो कि आप बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ पे प्रॉपर वीज़ा लेके आओ और यहाँ पे आके बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो, ना कि अपने आप को वो डेंकी लगा के आना है, या डेंकी के अलावा भी अगर विजिट वीज़ा पे आना है उसके बाद अपने आप को क्राइसिस में देखो कि जी अब ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो गई है तो अब क्या करें। मैं इनफॉर्मल हो के आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा काम सिर्फ ये है कि लोगों को मोटिवेट करना या लोगों को जो बेहतर इन्फॉर्मेशन है वो बताना, उनको गाइड करना कि किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी अब बेहतर कर सकते हैं लीगल तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए। ये मैं वॉक करते करते काफ़ी दूर आ गया और यहाँ देखा भाई कोई प्लांट्स का लगा हुआ है, प्लांट्स की एग्जीबिशन लगी हुई है मेरी बैक साइड पे। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पे या किसी टूर पे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।